देखो, तो पिछले क्लास में हम लोग जो टेस्ट वगैरह देखे थे, तो हमारा ये एमसीक्यू शायद हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। एमसीक्यू डिस्कस कर चुके थे, है ना। लेकिन यहाँ पे एक था कि डैश अलाउज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट सब क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज अ सुपर क्लास। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था तुम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2, dash allows multiple objects of different subclasses to be treated as objects of a single superclass। ठीक है, इसका एक नोट्स हम बना के रखे थे उसका। तो जैसे मान लो कि एक एक क्लास है तुम्हारा एनिमल। ठीक है, यहाँ बोल रहा है डैश अलाउज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट सब क्लासेस। डिफरेंट सब क्लासेस मतलब ऐसे सब क्लास कौन सा हो गया, डॉग कैट काउ, ये सब क्लास है। ठीक है, तो डिफरेंट सब क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिंगल सुपर क्लास। तो यहाँ पे सुपर क्लास क्या है, एनिमल। एनिमल एक सुपर क्लास है। फिर उसका सब क्लास मल्टीपल सब क्लासेस है, लाइक डॉग कैट काउ, ये सब एनिमल को बिलोंग करता है। तो तुम अगर ये प्रोग्राम को उस तरह से देखोगे कि एक क्लास एनिमल बनाए हो, ठीक है, और ये पूरा क्लास एनिमल है, पूरा क्लास एनिमल है। क्लास एनिमल के अंदर एक तुम्हारा यहाँ पे मेथड है विच इज द साउंड। ठीक है, साउंड मेथड, कि एनिमल मेक्स अ साउंड। ठीक है, एनिमल मेक्स अ साउंड। इसके बाद देखो, एक अलग क्लास है डॉग। डॉग क्या है, इसका चाइल्ड क्लास है, एनिमल का चाइल्ड क्लास है डॉग। तो इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ। ठीक है, एक्सटेंड्स। तो जब हम लिखते हैं कि क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, एक्सटेंड्स एनिमल, मतलब होता है कि दिस क्लास डॉग इज गोइंग टू इनहेरिट फ्रॉम द एनिमल क्लास। समझ में आ रहा बात, हाँ कि ना में जवाब दोगे सभी को। बात समझ में आ रहा? नया क्लासेस समय क्लासे ध्यान দিবি। নয়া শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। ক্লাসের সময় চোখ ধ্যান সব কিন্তু ক্লাসের দিকে থাকতে হবে। ঠিক আছে, যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে ক্লাসটা লিভ কর, আমি রেকর্ড করছি, তখন এসে আবার জয়েন করবি। तो ये कहानी हो जा रहा, जैसे क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। एक्सटेंड्स एनिमल मतलब कि ये क्लास डॉग इज इनहेरिटिंग फ्रॉम एनिमल क्लास। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो खुद सोच के देखो कि क्लास डॉग इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ द एनिमल क्लास। अब एनिमल क्लास के अंदर एक मेथड है साउंड, और यहाँ पे भी एक मेथड है साउंड। ठीक है, विच इज डॉग बार्क्स। सिमिलरली एक और चाइल्ड क्लास है कैट। नाउ दिस चाइल्ड क्लास इज गोइंग टू एक्सटेंड फ्रॉम द एनिमल क्लास। तो इसीलिए हम लिखेंगे एक्सटेंड्स एनिमल क्लास, मतलब कैट इज अ चाइल्ड ऑफ द एनिमल क्लास। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं एक्सटेंड्स करके। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि हम कहीं एक तो देखे थे कि क्वेश्चन दिया हुआ एक्सटेंड्स करके, एक क्वेश्चन था कहीं पे, हमको याद नहीं आ रहा कहाँ पे था, बट था कहीं। तो उसके लिए ये हम लोग, अदरवाइज हमको लगता है एमसीक्यू वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यू डिस्कस कर चुके थे ना पिछले दिन ही। আরে তোরা কি বোবার মতন বসে থাকবি? হ্যাঁ কি না তো উত্তর দিতে পারবি তো? গলায় ব্যথা আছে তো ক্লাসে স্যার উত্তর পুরো দিতে পারবি? এটা কি আমি নিজের জন্য করছি নাকি? অদ্ভুত পাগল না ছেলে। স্যার। এত যে নাচিস, হ্যাঁ না বলতে কষ্ট হচ্ছে নাকি তোদের? ये सब देख चुके थे। अच्छा, प्रोग्राम मेजरली प्रोग्राम में तुम लोग का दिक्कत था। प्रोग्राम था कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर ऑफ डेज एंड डिस्प्ले ईयर्स मंडेज। देखो, समझो ये प्रोग्राम कैसे होता है, मैक्सिमम लोगों का गलती होता है। इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि सपोज तुम्हारे पास डेज है 370। ठीक है, सपोज इनपुट आया है कि 370 डेज सपोज। तो टेक्निकली समझोगे, एक मिनट रुकोगे, तो टेक्निकली सोचोगे कि 370 जो डेज है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 1 ईयर आएगा। 1 ईयर मतलब 365 डेज, है कि नहीं। 1 ईयर के बाद जो बच रहा है, कितना बच रहा, 5 दिन। तो यहाँ पे मंथ्स के लिए 0 मंथ्स हो जाएगा, और जो रिमेनिंग डेज हो रहा है दैट इज 5 डेज, है ना, क्योंकि 365 प्लस 5
इक्वल्स टू 370। ये कंसेप्ट है मेरा। तो इसको कैसे करेंगे? तो जैसे ही मुझे डेज इनपुट आएगा ना, जैसे तुम इंट डेज करके ले लोगे एक कि समथिंग एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, इसके बाद जो पहला स्टेप है तुम्हारा दैट इज ईयर्स फाइंड करना है। तो हाउ वुड यू फाइंड द ईयर्स? दैट इज डेज बाय 365। कुछ सोच के देखो, अगर मेरे पास सपोज 370 इज द नंबर ऑफ डेज इनपुट, तो इसको मैं क्या करूंगा ईयर्स फाइंड करने के लिए कि 370 डिवाइडेड बाय 365, मतलब क्वोशंट इज 1, 1 आएगा क्वोशंट, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 ईयर व्हिच इज करेक्ट। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ से तो 365 दिन मैं ले चुका हूँ, बचा कितना, तो बचा कितना वो कैसे करेंगे, 370 मॉड 365। ठीक है, तो कुछ सोच के देखो कि 365 और यहाँ पे 370 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 से जाएगा 365। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 5, तो मॉड करने से मेरा 5 आएगा रिटर्न। तो मुझे कि कितना बचा हुआ है रिमेनिंग डेज, तो मैं क्या करूंगा दैट इज डेज मॉड 365। तो दिस विल बेसिकली गिव मी दिस 5, 5 मिल जाएगा मुझे। फिर मुझे मंथ्स निकालना है, तो मंथ्स इज इक्वल टू डेज डिवाइडेड बाय 30। फिर से इन दिस केस ये 0 देगा, 0 मंथ्स। और फिर से हम क्या करेंगे, डेज इज इक्वल टू डेज मॉड 30। ठीक है, एंड दिस विल गिव मी 5। तो इस तरह से कुछ काम चलता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन लॉजिक ये है कि तुम जो डेज लोगे उसको ईयर्स में फाइंड करने के लिए डिवाइडेड बाय 365 करोगे, इसके बाद रिमेनिंग डेज फाइंड करने के लिए मॉड 365 कर देंगे डेज के वैल्यू के साथ, फिर मंथ्स निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 30, और फिर रिमेनिंग डेज निकालने के लिए मॉड 30 फिर से। ये मेरा स्टेप रहेगा। एक और एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि यहाँ पे कितना लिए थे 65 और 30, मान लो 395 ले लेते हैं। ठीक है, सपोज हम बोलते हैं कि इंटीजर डेज इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी। ठीक है, ये नेक्स्ट आईएनटी की है। सपोज सपोज इनपुट आया है 390 डेज। सपोज अगर 390 डेज इनपुट आया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी विल फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स। कैसे करेंगे बताओ, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स? अभी क्या बोले, क्या लॉजिक होगा, लॉजिक क्या होगा, जल्दी बोलो। सर डे बाय 365 डेज, जो भी डेज है इनपुट आया था दैट बाय 365। ठीक है, तो देखो तुम अगर इसको रफ में करके देखना चाहते हो, तो ये 1 से जाएगा ना 365, है कि नहीं? तो बचा कितना, 6 के 7 2 9 25, मतलब 1 ईयर ये क्वोशंट देगा, दैट इज 1 ईयर। ये करेक्ट है, 1 ईयर आ गया मेरा। अब जो रिमेनिंग डेज है, मतलब 25 दिन जो बाकी है, ठीक है, 25 दिन जो बाकी है, इसके साथ मुझे काम करना है। तो इसके साथ अगर मैं काम करना चाहूंगा, तो मुझे रिमेनिंग डेज फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर से मैं लिख सकता हूँ कि डेज इक्वल्स टू जो भी मेरा ओरिजिनल इनपुट था दैट मॉड 365। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो मॉड करने से क्या होगा 25, तो अभी जो डेज में 390 था वहां पे डेज में स्टोर हो जा रहा है 25 डेज। फिर मंथ्स निकालूंगा। मंथ्स कैसे निकालूंगा कि जो भी डेज है दैट डिवाइडेड बाय 30, और फिर जो रिमेनिंग डेज है दैट इज इक्वल्स टू डेज, यहाँ पे डेज हो जाएगा मॉड 30। तो कुछ इस तरह से काम होगा। इसी का अगर वैल्यू चेंज करके हम बोलेंगे, जैसे मान लो हम बोलते हैं 390 नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे 400 बोल देते हैं। सपोज डेज का इनपुट आया है 400, सपोज ये टेस्ट करने के लिए, समझाने के लिए एक और एग्जांपल के साथ, ताकि याद हो जाए और भूलो नहीं कभी। 400 डेज सपोज इनपुट आया है, तो सबसे पहले ईयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी डेज आया है इसको 365 से डिवाइड करके उसका कोशेंट चाहिए मेरे को, है ना? तो कोशेंट इज 1, तो 1 ईयर है ऑब्वियसली। जो 7 7 3 35 आ रहा। इसके बाद जो रिमेनिंग डेज है उसके लिए मॉड 365 करेंगे, तो मेरा रिमेनिंग जो बचा दैट इज 35 डेज रिमेनिंग बचा है। अब ये 35 डेज के ऊपर मुझे मंथ और डेज फाइंड करना है, तो 35 डेज के ऊपर मैं मंथ फाइंड करने के लिए डिवाइडेड बाय 30 करूंगा। तो क्या हो जाएगा सोचो,
55 को 30 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 5, तो 1 मंथ, बेसिकली 1 मंथ हो जाएगा यहाँ पे 1 मंथ। अब जो बच रहा है दैट इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज। तो दैट कैसे फाइंड करेंगे? हम मॉड 30 करेंगे, तो 35 मॉड 30 करने से देखो रिमाइंडर 5 आ रहा है ना, तो 5 दिन आ जा रहा है, 5 डेज। तो ये मेरा आंसर है कि 1 ईयर 1 मंथ 5 डेज। दिस इज माय आंसर। अब यहाँ पे है कि हम प्रिज्यूम कर लिए हैं, वी आर प्रिज्यूमिंग कि नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर इज 365 एंड नंबर ऑफ डेज इन 1 मंथ इज 30। दिस वी आर प्रिज्यूमिंग। ठीक है, समझ में आया बात? इस तरह से हम लोग को करना है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में हाँ आया सर, कि नहीं क्लियर। आया सबको? हाँ सर। ऐश्वर्या तुम इतना लेट हाँ करोगी, सर। तुम हम देखे तुम अराउंड 9:07 में तुम ज्वाइन करने का कोशिश कर रही थी, हम लोग का 9 बजे से क्लास था। ठीक है, इतना लेट करने से नहीं होगा, हम लोग ऑलरेडी सर शुरू हम कर ट्राई। चुके थे। समझी बात को? हम रिकॉर्ड कर लिए हैं स्टार्टिंग से, तुम रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, अभी रह सकती हो बट मैं वापस से मैसेज पुराना भी सेंड कंसेप्ट नहीं नहीं हो रहा बोलूंगा। था। ठीक है, मैं सभी को बोल रहा हूँ, मैं लिंक भेजूंगा, विद इन 2 मिनट्स ज्वाइन करना है, वो आराम से अपने हिसाब से ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो कंसेप्ट दिक्कत हो जाता है, बाकी लोगों को भी दिक्कत होता है क्लास में। तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, अगर मिस हो रहा है तो पुराना कंसेप्ट फिर वहां से देख लेना है। समझ में आया बात को? तो ये हमारा एक प्रोग्राम था। दूसरा प्रोग्राम था कि राइट प्रोग्राम टू इनपुट नंबर्स यूजिंग स्कैनर क्लास एंड इंटरचेंज द नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमको बोलो अभी जो ये कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, किसी को दिक्कत है इसमें? কারোর কিছু অসুবিধা আছে এই কনসেপ্টে? আমাকে বলছে না। না স্যার। কারো যদি অসুবিধা থাকে তাহলে বল, আরেকবার বলে দেবো। কিন্তু এতগুলো এক্সাম্পলের পর আমার মনে হয় না অসুবিধা থাকার কথা। अब ये कंसेप्ट के ऊपर बेस करके तुम लोग वो भी कर सकते हो, वो प्रोग्राम है ना कि इनपुट टाइम इन सेकंड्स, फिर यू डिस्प्ले द टाइम इन आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स। ये भी शायद एक प्रोग्राम है तुम लोग के किताब में, वो भी एग्जैक्टली सेम लॉजिक के ऊपर काम करे। ठीक है, कोशिश करना थोड़ा सा, सबसे पहले क्लास होने के बाद इस लॉजिक को करके देख लेना है, उसके बाद तुम दूसरा लॉजिक को करोगे। और इस लॉजिक को टेस्ट कैसे करोगे कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? तुम जब प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है, प्रोग्राम लिखोगे, अगर तुम कंपाइलर में लिखते हो, मतलब ऑनलाइन कंपाइलर या जावा ब्लूजे में लिखते हो, तो तुम कोई भी आर्बिटरी नंबर ऑफ डेज ले लोगे, फिर तुम खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि हाउ मेनी ईयर्स मंथ्स एंड डेज। और अगर फिर भी दिक्कत होता है तो गूगल में जाके बोलना कि भाई 400 डेज इंटू ईयर्स मंथ्स एंड डेज, देखना वो तुमको दे देगा। ठीक है, बट गूगल में वो 31 डेज भी ले सकता है, इसीलिए खुद से ये कैलकुलेट कर लेना बहुत ही ईजी है। प्रिज्यूम कर लेना फिलहाल तुम लोग के बेसिक कोड के लिए कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज 365 एंड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इज 30। ठीक है, तुम्हारे लिए बेसिक है, इसीलिए इसको प्रिज्यूम कर लोगे, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे। अदरवाइज वो लीप ईयर का कंसेप्ट आ जाएगा कि 365 है कि 366 है, मंथ्स का कंसेप्ट आ जाएगा 30 है कि 31 है कि 28 है फिर 29 है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट तुम्हारे लिए इतना ही स्निपेट काफी है। इसके बाद है कि इंटरचेंजिंग ऑफ नंबर्स विथ एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। विथ थर्ड वेरिएबल पहले बोल देते हैं, लॉजिक बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखने का, मैंने प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, प्रोग्राम हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, प्रोग्राम को समझो, इस माने इंटरचेंजिंग का प्रोग्राम रहेगा तो इस तरह से करना है कि पब्लिक क्लास और फिर कुछ भी एक क्लास नेम दोगे विद अ कैपिटल लेटर, हम दे रहे हैं इंटरचेंज। इसके बाद क्या करना है, तुमको अगर इनपुट लेना है तो यहाँ पे लिख लोगे import java डॉट util डॉट scanner। ये सब बेसिक स्टेटमेंट है, सभी को आता है। फिर यहाँ पे psvm करके लिख लोगे, string args लिख लोगे, फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे यहाँ पे कि स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर करके ये सब कर लोगे। फिर तुम प्रॉम्प्ट दोगे, ये प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटर टू नंबर्स। विदाउट द प्रॉम्प्ट इंसान को समझ में नहीं आएगा कि इस ब्लैंक स्क्रीन क्यों शो कर रहा है और वहां पे क्या इनपुट लेना है। तो यहाँ पे हम इंटीजर num1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, मैंने एक इनपुट लिया और दूसरा नंबर भी इनपुट ले लूंगा कि इंटीजर num2 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। ये हो गया, बात समझ में आया? इतना क्लियर है सभी को? সম্পূর্ণা তুই হ্যাঁ। একদম লাস্টে জয়েন করেছিস, ইয়েস স্যার। বুঝতে পারছিস এই লাইনগুলো কেন লিখছি? হ্যাঁ স্যার। কিছু অসুবিধা আছে তাহলে বল, যদি মুখস্থ করিস না, বুঝতে পারছিস যে কেন লেখা হচ্ছে, কেন প্রম্পটটা বললাম, বুঝতে পারছিস সেটা? হ্যাঁ স্যার। না বুঝতে পারলে বলবি, ঠিক আছে? किसी को भी कुछ भी दिक्कत है हमको पूछो अभी तुरंत, शर्माना नहीं है, पूछ लेना है। तो इनपुट आ गया,
अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, इनपुट आने के बाद तुम एक कमेंट लिख सकते हो कि डिस्प्लेइंग ओरिजिनल नंबर्स। तो यहाँ पे तुम एक प्रॉम्प्ट डालोगे कि सिस्टम आउट प्रिंटलन नंबर्स बिफोर स्वैपिंग या फिर इंटरचेंजिंग, जो भी क्वेश्चन में टर्म दिया हुआ है। और यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे कि नंबर 1 इज प्लस num1, और यहाँ पे नंबर 2 इज प्लस num2। ये हो गया, ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमको इंटरचेंजिंग का लॉजिक लगाना। तो यहाँ पे कमेंट लिखोगे कि लॉजिक टू इंटरचेंज यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक करेंगे थर्ड वेरिएबल का कि इंटीजर एक टेम्पोररी वेरिएबल रखेंगे कि इंटीजर टेम्प इक्वल्स टू नंबर 1। फिर हम क्या लिखेंगे कि नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 2, और फिर हम लिखेंगे नंबर 2 इक्वल्स टू टेम्प। ये मेरा लॉजिक है, ये जो 3 लाइन है यही लॉजिक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम डिस्प्ले करेंगे। क्या डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे कमेंट लिखेंगे कि डिस्प्लेइंग नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिस्टम आउट प्रिंटलन नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग, सिस्टम आउट प्रिंटलन नंबर 1 is num1, और सिस्टम आउट प्रिंटलन नंबर 2 is num2। बस काम खत्म, और मैं प्रोग्राम को कर दूंगा क्लोज। ये मेरा कोड। लॉजिक समझते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सपोज मैं बोलता हूं कि तुम्हारा नंबर 1 है 10 और नंबर 2 है 15, ये इनपुट आया है सपोज। तो लॉजिक क्या बोल रहा है, पहला लाइन देखो, इंट टेम्प की बोल रहा है कि टेम्प इक्वल्स टू num1, मतलब टेम्प इक्वल्स टू 10 हो जा रहा है बिकॉज num1 इज 10। फिर क्या बोल रहा है सेकंड लाइन में कि n1 इक्वल्स टू n2, मतलब n1 इक्वल्स टू नंबर 2, नंबर 2 क्या है 15, तो n1 इक्वल्स टू 15 हो गया, है ना। तो n1 जो 10 था वो अभी कितना हो गया, 15 हो गया। इसके बाद num2 इक्वल्स टू टेम्प, मतलब n2 इक्वल्स टू टेम्प, टेम्प का क्या वैल्यू है 10, तो n2 इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो n2 का वैल्यू जो 15 था वो अभी कितना हो गया, 10 हो गया। तो देखो इंटरचेंज हो गया, पहले n1 10 था और n2 15 था, अभी n1 15 हो गया और n2 10 हो गया। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वहां पे क्या होगा कि नंबर 1 इज कितना 15 और नंबर 2 इज 10, ये डिस्प्ले हो जाएगा। प्रीवियसली क्या हुआ था कि नंबर 1 इज 10 और नंबर 2 इज 15, ये डिस्प्ले हो रहा था। समझ में आ रहा, लॉजिक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, क्लास 9 हाँ सर। क्लास सर कुछ दिक्कत, नहीं सर। किसी को कुछ भी दिक्कत है? नहीं। नहीं तो सर। ऑब्जर्व करो हम क्या किए हैं कि सबसे पहले तो दो नंबर्स को इनपुट लिया, देखो यहाँ पे दो नंबर्स को इनपुट लिए हैं यहाँ पे। इसके बाद एक मैसेज दिए कि बिफोर स्वैपिंग दिस आर द नंबर्स। फिर हम स्वैपिंग का लॉजिक लगाए, फिर हम एक मैसेज दिए कि आफ्टर स्वैपिंग दिस आर द नंबर्स। तो इस तरह से हमको डिस्प्ले करना है, भूलना नहीं है। अब नाउ दिस लॉजिक इज फॉर with a third variable, interchanging with a third variable. Now this temp or temporary is the third variable. एक दूसरा वेरिएशन है इसी क्वेश्चन का कि यू हैव टू इंटरचेंज बट विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो इन दैट केस क्या करेंगे, मैं सिर्फ ये लॉजिक पार्ट चेंज करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिर्फ लॉजिक पार्ट, ठीक है, सिर्फ लॉजिक पार्ट, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है, सिर्फ लॉजिक पार्ट में लिख दे रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नंबर 1 इक्वल्स टू
नंबर 1 प्लस नंबर 2, पहला लाइन। सेकेंड लाइन में नंबर 2 इक्वल्स टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। थर्ड लाइन नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। बस इससे मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है देखते हैं। ठीक है, तो अगेन सपोज n1 इज 10 और n2 इज 15 सपोज। तो इस लाइन में, पहला लाइन में क्या हो रहा है, बोल रहा है कि भाई n1 बिकम्स n1 प्लस n2 मतलब 10 प्लस 15 विच इज 25। तो n1 10 से कितना बन गया, 25 बन गया। सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है कि n2 इक्वल्स टू n1 माइनस n2, n1 इज 25 माइनस n2 विच इज 15, तो कितना होगा 10। तो n2 बिकम्स 10, n2 15 था, अभी 10 हो गया। लास्ट लाइन में बोल रहा है कि n1 इज n1 माइनस n2, num1 माइनस num2, num2 का num1 का अभी भी 25 वैल्यू है, तो 25 माइनस n2, n2 का वैल्यू देखो 10 हो गया था, तो कितना हो गया 15 हो गया। तो ये कितना बन गया, 15 बन गया, n1 हो गया ना इंटरचेंज। n1 पहले 10 था और n2 15 था, अभी इंटरचेंजिंग के बाद क्या हो गया, n1 15 हो गया, n2 10 हो गया, इंटरचेंज हो गया। और कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं हुआ, वही दो वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं, देखो n1 n2, बस इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। समझ में आ रहा बात, सभी को हाँ क्लियर है? सर। यस कुछ सर। भी डाउट है तो बोलोगे, नहीं डाउट है? আরে কারো কিছু অসুবিধা আছে কি বল? স্যার কালকে তাহলে আমি ভুল করেছিলাম। কালকে ভুল করেছিলি? কিটা ভুল করেছিলি রে? আমি n1 ইকুয়ালস টু n1 প্লাস n2 লিখেছি, তারপরে n1 ইকুয়াল টু n2 লিখেছি। কেটে দে কাট, ঝপাক করে কাট। ठीक है, तो ये हमारा कहानी बन गया। कौन नहीं आया? प्रसन्न और रिद्धिमान, प्रसन्न और रिद्धिमान আসে নি, বেশ ভালো কথা, কোনো অসুবিধা নেই। ये हमारा लॉजिक था। कल क्लास है ना, परसों क्लास है, परसों क्लास है ना हमारा, हम ग्रुप में मैसेज डाल दिए हैं, सैटरडे को क्लास है, ठीक है, चेक कर लेना। और मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम लोग का कब है एग्जाम? স্যার লাস্টে আছে একদম।